हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सीए जस्ट मेसिंग पे। एंड एज यू नो कि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिवीजन की सीरीज चला रहे हैं। इसी सीरीज के अंदर हम लोग अभी तक 3 टॉपिक्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, डीपली कवर कर चुके हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से सारे कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज करे, सारे क्वेश्चंस हमने कवर अप करे हैं। तो आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और डिविडेंड डिसीजन वाला टॉपिक आज हमने पिक किया है कंप्लीट करने के लिए। तो आप सभी लोग मेरे साथ स्टडी मटेरियल खोल के बैठ जाइए। हम सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे सुपर फास्ट तरीके से। टारगेट है कि आज हमें डिविडेंड डिसीजन जो है वो वाइंड अप कर लेना है। चैप्टर बहुत ही आसान है, इजिली आप इसके अंदर 5 नंबर तक का क्वेश्चन आता है जिसे आप इजिली फेच कर सकते हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं सर। आइए, डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिविडेंड डिसीजन से मतलब क्या है। जैसे कि नाम बता रहा है, कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर है उसे डिसाइड करना है कि उसे डिविडेंड कितना देना है, कम देना है, ज्यादा देना है, 100% देना है, 40%, 10%। ये डिसीजन किसके बेसिस पे लिया जाएगा? ये डिसीजन लिया जाएगा इस बेसिस पे कि हमें अल्टीमेटली हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज करनी है। वेल्थ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं? हम हमारे शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हैं जब हम उसका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज कर दें। तो हमें इस तरीके से डिविडेंड डिसीजन लेना है कि हमारा जो प्राइस ऑफ द शेयर है वो मैक्सिमम हो। अब डिविडेंड डिसीजन के अंदर हमारे पास कुछ थ्योरीज आती हैं, कुछ इररिलेवेंट थ्योरी आती है, कुछ रिलेवेंट थ्योरीज आती है और कुछ आपकी ट्रेडिशनल थ्योरीज आती है। सबसे पहले हम थ्योरीज की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास इररिलेवेंस थ्योरी है। इररिलेवेंस थ्योरी में हमारे पास आता है सबसे पहले एमएम अप्रोच, मॉडिगिलानी मिलर अप्रोच। मॉडिगिलानी मिलर अप्रोच क्या कहती है कि सर डिविडेंड का डिसीजन इररिलेवेंट है। आप डिविडेंड कम देते हो, ज्यादा देते हो, इससे शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर आज आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये डिसीजन डिविडेंड पे डिपेंडेंट नहीं है। हर एक शेयर होल्डर का, हर एक इन्वेस्टर का एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अगर आप उसे वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे देते हो तो वो संतुष्ट हो जाता है और वो आज आपकी कंपनी में पैसा लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर मेरे पैसे पे 10% का रिटर्न चाहिए और आज आपका शेयर 100 रुपए का है, तो मुझे 1 साल के बाद अपने इस 100 रुपए पे 10% का रिटर्न चाहिए। यानी कि अगर आज मैं आपकी कंपनी में 100 रुपए लगाता हूं, मुझे इस 100 रुपए पे 10% का रिटर्न चाहिए। दैट मीन्स 1 साल बाद मुझे मेरी जेब में 110 रुपए चाहिए। अब ये 110 रुपए यानी कि जो 10 रुपए का इंक्रीमेंट आप देख रहे हो, ये इंक्रीमेंट प्राइस इंक्रीज करके आता है कि डिविडेंड के रूप में आता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर कंपनी एक भी रुपए का डिविडेंड ना दे लेकिन मेरे शेयर का प्राइस 100 रुपए से 110 रुपए का हो जाता है, मतलब मेरे 10 रुपए इंक्रीज हो गए, मैं संतुष्ट हूं। डिविडेंड मुझे एक भी रुपए का ना मिले लेकिन मेरे प्राइस में अगर 10 रुपए का इंक्रीमेंट आ जाता है तो आई एम हैप्पी विद द कंपनी। सिमिलरली, अगर कंपनी पूरा का पूरा मुझे 10 रुपए डिविडेंड के फॉर्म में दे दे, मेरे प्राइस में एक भी रुपए का इंक्रीमेंट ना हो, आई एम हैप्पी विद द कंपनी। व्हाट आई रिक्वायर्ड इज आई रिक्वायर्ड 10 रुपी ऑन माई दिस 100। 10 रुपी का मतलब 10% का रिटर्न। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कंपनी 4 रुपए का मुझे डिविडेंड दे दे और मेरी कंपनी मेरे शेयर का प्राइस 6 रुपए से बढ़वा दे, तो भी मेरा रिटर्न मिल रहा है। 6 रुपए का इंक्रीमेंट मुझे प्राइस के रूप में मिल रहा है और 4 रुपए का इंक्रीमेंट मुझे डिविडेंड के फॉर्म में मिल रहा है। अल्टीमेट गोल क्या है कि सर 10 रुपए आने चाहिए। अगर मेरे पास 10% का इंक्रीमेंट आ रहा है मेरे पैसे पे, आई एम हैप्पी विद द कंपनी। मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता कंपनी डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है। राइट? अब जब एमएम अप्रोच का क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे क्या डिमांड करेगा? जब भी आपका एमएम अप्रोच का क्वेश्चन आएगा राजा बेटा, तो उस क्वेश्चन को आपको 3 स्टेजेस में सॉल्व करना रहेगा। जब भी एमएम का क्वेश्चन आएगा उसे आप 3 स्टेजेस में सॉल्व कर रहे होंगे। स्टेप नंबर 1, आप प्राइस ऑफ द शेयर कैलकुलेट कर रहे होंगे। प्राइस ऑफ द शेयर कैसे निकलेगा? P1 इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस के माइनस D1। तो जो आपका करंट मार्केट प्राइस है P0, उसमें आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को ऐड करेंगे और जितना कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो माइनस कर देंगे, आपके पास प्राइस निकल कर आ जाएगा। स्टेप नंबर 2,
दूसरे स्टेप के अंदर आप कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने चाहिए, कैलकुलेट करेंगे कितने न्यू शेयर्स आपको इशू करने हैं फॉर अ प्रोजेक्ट, फॉर अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आप कैसे करेंगे सर? इसके लिए आप सबसे पहले जो भी आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में से आप रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस कर देंगे, उसमें से आप रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस कर देंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी दैट इज योर फंड्स रिक्वायर्ड, और फंड्स रिक्वायर्ड को आप अपने P1 से, फंड्स रिक्वायर्ड को आप अपने P1 से जो आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है उससे आप डिवाइड कर देंगे। जो रिजल्ट निकल कर आएगा दैट विल बी योर न्यू शेयर, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। एंड स्टेप 3 फाइनली आप क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे? आप कैलकुलेट कर रहे होंगे वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म आप कैलकुलेट करेंगे n प्लस n1 मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस प्लस e माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, डिवाइड बाय 1 प्लस के। तो ये 3 स्टेप्स में आपको काम करना है। स्टेप नंबर 1 आपको P1 कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 2 आपको नए शेयर्स कितने इश्यू करने हैं प्रोजेक्ट के लिए वो फाइंड करना है। एंड तीसरा आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। MM अप्रोच कहती है कि जो ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म है वो हमेशा सेम रहती है। ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो हमेशा सेम रहती है। मतलब नए शेयर इशू करने से पहले, नए शेयर इशू करने के बाद डिविडेंड दिया, डिविडेंड नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म ऑलवेज रिमेन सेम। तो MM क्या बोल रहा है? MM की थ्योरी इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट मतलब कि सर आप डिविडेंड दोगे नहीं दोगे इससे इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा कि नहीं लगाएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसको फुलफिल करके दे रहे हो कि नहीं। अब वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप डिविडेंड के फॉर्म में फुलफिल करके दे रहे हो, आप शेयर प्राइस के एप्रिसिएशन के फॉर्म में फुलफिल करके दे रहे हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसे उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। सेकेंडली MM अप्रोच कहते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहती है। नया प्रोजेक्ट लेने से पहले, नया प्रोजेक्ट लेने के बाद, डिविडेंड इशू करा, डिविडेंड इशू नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो सेम रहती है। आइए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में कभी कभार MM आ जाती है और बिल्कुल जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं उसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मतलब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है MM का क्वेश्चन बनने का। ठीक है, यही तरीका है MM का। ये क्वेश्चन आपने कर लिया मतलब MM आपकी हो गई। AB Engineering Limited belongs to a risk class for which the capitalization rate is 10%. कैपिटलाइजेशन रेट 10% का मतलब कि आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% की दे रखी है। इट हैज करेंटली आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर्स, इसके पास अभी 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है एट ₹100 ईच, एट ₹100 ईच। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹5 शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनी डिविडेंड देने का सोच रही है ₹5 का। इट एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ ₹1 लाख एंड हैज अ प्रपोजल फॉर मेकिंग द न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख। तो इसके पास अर्निंग्स 1 लाख रुपए की होगी और ये 2 लाख रुपए का प्रपोजल मतलब प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाला है। कैलकुलेट करना है हमें वैल्यू ऑफ फर्म when the dividends are not paid and when the dividends are paid। अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, और अगर आपने डिविडेंड दिया तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा। तो सबसे पहला काम एज आई टोल्ड यू कि हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर स्टेप नंबर 1 में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्राइस, कैलकुलेट करना पड़ेगा प्राइस एट ईयर एंड, प्राइस एट ईयर एंड। P1 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। P1 कैसे निकलेगा? P1 इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस के माइनस डी, P0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के माइनस डी। तो अगर कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है, अगर कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है तो हमारा P1 कितना होगा? P1 इज इक्वल्स टू P0। P0 हमारे पास कितना है राजा बेटा? ₹100 का, और 10% का हमको चाहिए ग्रोथ। 100 मल्टीप्लाइड बाय
1 प्लस 0.10 एंड डी आपका 0 है, तो आपके पास P1 निकल कर आ जाएगा 110 रुपए। अगर कंपनी डिविडेंड देती है, अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो इस केस में आपका P1 कितना निकल कर आएगा? P1 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.10 माइनस 5 रुपीज, यानी कि 105 रुपए का आपके पास P1 निकल कर आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 आपने कर लिया। स्टेप नंबर 2, अब आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 2, अब आपको क्या करना है? अब आपको कैलकुलेट करना है कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितने नंबर ऑफ शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर हम इशू करेंगे। तो ए, अगर आपने कोई डिविडेंड नहीं दिया तो क्या होगा? अगर आपने डिविडेंड दिया तो क्या होगा? तो सबसे पहला काम आप ये पता लगाएंगे कि आपके पास अर्निंग्स कितनी अवेलेबल है। सबसे पहले आप ये पता लगाएंगे कि आपके पास अर्निंग्स कितनी अवेलेबल है। तो बेटा आपके पास अर्निंग्स है 1 लाख रुपए की, आपके पास अर्निंग्स है 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए आपने कमाया है। इस 1 लाख में से जो आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है वो माइनस कर दीजिए। पहले वाले केस में आपने कोई डिविडेंड नहीं दिया। दूसरे वाले केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? हमारे पास 10,000 शेयर्स थे और आप हर एक शेयर को 5 रुपए का डिविडेंड दे रहे हो, यानी कि आपने 50,000 रुपए का डिविडेंड बांट दिया है। दैट मीन्स आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स कितने रुपए की आ रही है? पहले वाले केस में 1 लाख रुपए की आ रही है, दूसरे वाले केस में 50,000 रुपए की रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही है। इसके बाद अब आप क्या करोगे? आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 2 लाख रुपए का है और सबसे पहले आप रिटेन्ड अर्निंग का इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। तो 1 लाख रुपए यहां पे और 50,000 रुपए यहां पे। आपके पास फंड्स रिक्वायर्ड निकल के आ जाएगा। 1 लाख रुपए आपको चाहिए यहां पे, 1,50,000 रुपए चाहिए यहां से। ये 1 लाख रुपए कहां से आएंगे? ये 1 लाख रुपए आपके पास आएंगे नया इक्विटी इश्यू करके। अगर आप डिविडेंड नहीं देते हो तो उस केस में आपका प्राइस 110 रुपए का है। अगर आप डिविडेंड देते हो तो आपका प्राइस 105 रुपए का है। 1 लाख को 110 से डिवाइड करोगे, आपके पास आएगा 909.09। और यहां पे अगर आप करोगे 1,50,000 इंटू 105, आपके पास 1428.57, ये अप्रॉक्स में फिगर निकल रही है। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे अप्रॉक्स में। नंबर ऑफ शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे अप्रॉक्स में। अब आपको क्या करना है? अब आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एन का मल्टीप्लाई P1 से, N1 का मल्टीप्लाई P1 से प्लस E माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। अब इसमें कौन सा एलिमेंट क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एन का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर्स। एन का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर्स। N1 का मतलब क्या है? N1 का मतलब है आपके नए शेयर्स। P1 आपका प्राइस ऑफ शेयर, और प्राइस ऑफ शेयर हमेशा प्राइस एट ईयर एंड लोगे आप। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब आपके पास टोटल अर्निंग्स कितनी है। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट। और आपका के आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इक्विटी। तो इक्विटी का रेट ऑफ रिटर्न है, इसे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोल सकते हो। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी, आप इसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोल सकते हो। ठीक है, आप इसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोल सकते हो। अब अगर कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है, अगर कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है तो उसकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी? कंपनी के पास अभी 10,000 शेयर्स है और प्राइस चल रहा है 110 रुपए का। कंपनी इशू कर रही है 909.09 शेयर्स इंटू इंटू 110 रुपए, इंटू 110 रुपए। ठीक है, इंटू 110 रुपए प्लस
कंपनी के पास अर्निंग्स थी 1 लाख रुपए की और कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है 2 लाख रुपए की। कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है 2 लाख रुपए की। इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे 1 प्लस के से, यानी कि 1 प्लस 0.10 से। इसको आपने सॉल्व करना है तो आपके पास आ जाना है 10,000 इंटू 110, 10,000 इंटू 110 आपके पास आ जाएगा 11 लाख रुपए। 909.09 इंटू 110 करोगे तो आपके पास 1 लाख आ जाएगा, प्लस 1 लाख, प्लस 1 लाख माइनस 2 लाख, माइनस का 1 लाख निकल के आ जाएगा। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो आपके पास निकल के आ जाएगा ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख। तो वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख रुपए निकल के आ जाएगी अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है तो। अब अगर कंपनी डिविडेंड देती है, अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी निकलेगी? वैल्यू ऑफ फर्म एग्जिस्टिंग शेयर 10,000 है। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो प्राइस 105 रुपए का है, प्लस कितने शेयर इश्यू करे हैं? 1428.57 इंटू 105। अर्निंग्स है 1 लाख रुपए की, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए की, डिवाइडेड बाय 1.10। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 10,50,000 निकल के आएगा यहाँ पे। इधर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 50,000 रुपए निकल के आएगा, नहीं 1,50,000 रुपए निकल कर आएगा। आपने जब 1428 का मल्टीप्लाई 105 से किया तो 1,50,000 निकल के आएगा। 1,50,000 प्लस 1 लाख माइनस 2 लाख मतलब कि माइनस का 1 लाख। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अगेन आपके पास निकल के आ जाएगा 10 लाख। यानी कि कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो भी वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख है, डिविडेंड नहीं देती है तो भी वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख है। और मैं आपको बताऊं कि कंपनी की पहले भी वैल्यू ऑफ फर्म 10,000 ही थी, 10 लाख ही थी। कंपनी के पास पहले 10,000 शेयर्स थे और हर शेयर की कीमत 100 रुपए की थी। कंपनी के पास पहले 10,000 शेयर थे और हर की कीमत 100 रुपए थी। अगर आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो 10 लाख ही आएगा। तो सर पहले भी कीमत 10 लाख थी, अब भी कीमत 10 लाख है, डिविडेंड देते हैं तो भी 10 लाख है, डिविडेंड नहीं देते हैं तो भी 10 लाख। यही स्टेप्स आपके फॉलो होने हैं एमएम अप्रोच के अंदर। आई होप आप लोग को सारी भूली बिसरी बातें याद आ गई होंगी, राइट? ठीक है, अब अगली अप्रोच की तरफ मूव करते हैं। देखिए 10 लाख रुपए वैल्यू ऑफ फर्म निकल रही है, 10 लाख रुपए वैल्यू ऑफ फर्म निकल रही है। तो आप डिविडेंड दो चाहे ना दो, आपका ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो 10 लाख रुपए निकल कर आएगा। वो आपका 10 लाख रुपए ठीक है, 10 लाख रुपए आपके पास निकल कर आएगा। अब बात करते हैं रिलेवेंस थ्योरी की। अब बात करते हैं रिलेवेंस थ्योरी की। रिलेवेंस थ्योरी में आपके पास दो तरीके की थ्योरी है। रिलेवेंस थ्योरी में आपके पास दो तरीके की थ्योरी है, एक आपके पास वॉल्टर की थ्योरी है और एक आपके पास गॉर्डन की थ्योरी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रिलेवेंस थ्योरी क्या कहती है? रिलेवेंस थ्योरी कहती है कि डिविडेंड डिसीजन का इंपैक्ट पड़ता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पे। रिलेवेंस थ्योरी कहती है कि सर आपके डिविडेंड डिसीजन का इंपैक्ट पड़ता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पे। आपका प्राइस कम ज्यादा हो सकता है और आपका शेयर होल्डर इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके डिविडेंड डिसीजन से। एमएम क्या कह रहा था कि आपका जो शेयर होल्डर है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है आपके डिविडेंड डिसीजन की पॉलिसी से, लेकिन यहां पर इन्फ्लुएंस आता है। वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। मतलब अगर आपकी डिविडेंड डिसीजन की पॉलिसी सही नहीं है तो आपके शेयर होल्डर आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर पॉलिसी ठीक है तो शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अल्टीमेट गोल क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ आप कैसे कर पाओगे? जब आप उनके प्राइजेस को क्या करोगे राजा बेटा? इंक्रीज करोगे। जब आप उनके प्राइजेस को राजा बेटा इंक्रीज करोगे तो उनकी वेल्थ अपने आप क्या हो जाएगी? मैक्सिमाइज हो जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं वॉल्टर साहब। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिविडेंड डिसीजन में अगर आता है तो वो रिलेवेंस थ्योरी से आता है, जिसमें वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल पूछा जाता है। 90% चांस है कि डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन यहीं से बनेगा।
वॉल्टर मॉडल ने क्या किया, वॉल्टर मॉडल ने दो चीजों को कंपैरिजन में डाला। वॉल्टर मॉडल ने दो चीजों को कंपेयर किया। वॉल्टर मॉडल ने एक तो कंपेयर किया कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। इसको कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया आर से। आर क्या है? आर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी किस रेट से पैसा कमाती है, केई इन्वेस्टर को कितना पैसा चाहिए, कितना रिटर्न चाहिए, और आर कंपनी कितना रिटर्न कमाती है। केई इन्वेस्टर को कितना चाहिए और आर कंपनी कितना कमाती है। अब जब हम इसे कंपेयर करते हैं और आर हमारा ग्रेटर देन केई निकलता है, आर हमारा ग्रेटर देन केई निकलता है, मतलब लेट सपोज कि आपकी केई 12% की है और आपका आर 15% का है, मतलब आपका आर आपके केई से बड़ा है। तो ऐसी कंसर्न को वॉल्टर साहब बोलते हैं कि ये ग्रोइंग कंसर्न है। ये कौन सी कंसर्न है? ग्रोइंग कंसर्न है। और वॉल्टर साहब कहते हैं कि ग्रोइंग कंसर्न को क्या करना चाहिए, इनको अपना पे आउट 0% रखना चाहिए और इनको अपना रिटेंशन 100% रखना चाहिए। वॉल्टर साहब कहते हैं कि अगर आपका केई 12% है और आपका आर 10% है, यानी कि आपका आर आपके केई से कम है, तो आप एक डिक्लाइनिंग कंसर्न है, आप एक डिक्लाइनिंग कंसर्न है। और डिक्लाइनिंग कंसर्न को अपना ऑप्टिमम पे आउट 100% रखना चाहिए और रिटेंशन 0% की करनी चाहिए। और अगर आपका आर आपके केई के बराबर है, यानी कि आपका केई भी 12% है और आपका आर भी 12% है, ऐसी कंसर्न को वॉल्टर साहब ने नाम दिया कि ये स्टेबल कंसर्न है। ये स्टेबल कंसर्न है। यहां पे डिविडेंड डिसीजन इररिलेवेंट है, यहां पे डिविडेंड डिसीजन इररिलेवेंट है। ठीक है। अब ये ऑप्टिमम पे आउट अगर आप 0% रखोगे या फिर आप यहां पर ऑप्टिमम पे आउट 100% रखोगे, तो इसका मतलब आपका प्राइस ऑफ द शेयर क्या निकलेगा? मैक्सिमम निकलेगा। ऑप्टिमम पे आउट के अंदर आपका प्राइस ऑफ शेयर हमेशा मैक्सिमम निकलेगा। अगर आप ग्रोइंग कंसर्न है तो आपका ऑप्टिमम पे आउट 0% होना चाहिए। अगर आप डिक्लाइनिंग कंसर्न है तो आपका ऑप्टिमम पे आउट 100% होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वॉल्टर साहब ने जो फॉर्मूला दिया है प्राइस का, वो फॉर्मूला आपके पे आउट पे और आपके रिटेंशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? आपके पे आउट पे और आपके रिटेंशन पे डिपेंड करता है। कंपनी जो पैसा रिटेन करती है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट होता है। कंपनी जो पैसा रिटेन करती है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट होता है। अब अगर बिजनेस का रिटर्न इन्वेस्टर के रिटर्न से ज्यादा है तो कंपनी उस पैसे को बढ़ाएगी। भाई अगर इन्वेस्टर 12% मांग रहा है और कंपनी 15% कमा रही है, तो अगर ये पैसा, डिविडेंड का पैसा, अर्निंग्स का पैसा अगर हम शेयर होल्डर को दे दे तो शेयर होल्डर 12% से पैसा बनाएगा, लेकिन कंपनी 15% से पैसा बनाएगी। अल्टीमेट गोल क्या है? ज्यादा कमाना। तो कंपनी के पास पैसा रहेगा तो ज्यादा कमाया जाएगा। तो जब आप कंपनी ज्यादा पैसा रिटेन करेगी तो प्राइस मैक्सिमम निकल कर आएगा, तो प्राइस मैक्सिमम निकल कर आएगा। वेयर एज अगर आप डिक्लाइनिंग कंसर्न है तो आप कम कमा रहे हो, शेयर होल्डर ज्यादा कमा सकता है, तो आप अपने पास पैसा मत रखो, आप शेयर होल्डर को पैसा दे दो, शेयर होल्डर ज्यादा कमा लेगा। अगर आप 10% से कमाते हो और इन्वेस्टर 12% से कमा सकता है, तो आप अपने पास पैसा मत रखो, आप पूरा पैसा इन्वेस्टर को दे दो ताकि वो 12% से रिटर्न कमाए। राइट? तो डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू आर अपॉन के होल डिवाइडेड बाय के। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये रिटेन्ड अर्निंग का पोर्शन है। ये जो पोर्शन है ये रिटेन्ड अर्निंग का पोर्शन है। और रिटेन्ड अर्निंग के पोर्शन का मल्टीप्लाई
आर और के के प्रोपोर्शन से करवाया है। अगर आपका आर आपके के से ज्यादा है तो ये प्रोपोर्शन मोर देन 1 आएगा, आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी, जिससे अल्टीमेटली आपकी प्राइस इंक्रीज होगी। अगर आपका आर आपके के से कम है तो रिजल्ट लेस देन 1 आएगा, आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ने की जगह घट जाएंगी, जिससे प्राइस गिर जाएगा। इसीलिए बोल रहा है कि ज्यादा पैसा पे आउट कर देना अगर तुम डिक्लाइनिंग कंसर्न हो तो, राइट। तो मोटा मोटा आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, मोटा मोटा आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है वॉल्टर का। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आर के से बड़ा है तो आप एक ग्रोइंग कंसर्न है, और ग्रोइंग कंसर्न के लिए वॉल्टर ने कहा है कि आपका पे आउट 0 होना चाहिए, मतलब आपको सारा का सारा पैसा रिटेन करना है, तभी आपका प्राइस मैक्सिमम होगा। अगर आपका आर आपके के से कम है तो आप एक डिक्लाइनिंग कंसर्न है एज पर वॉल्टर, और वॉल्टर आपसे कहते हैं कि आपका ऑप्टिमम पे आउट 100% होना चाहिए, यानी कि आपको एक भी रुपया रिटेन नहीं करना है। इतनी बातें बस आपको याद रखनी है। आइए हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, XYZ लिमिटेड अर्न करते हैं 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, यानी कि इनका ईपीएस 10 रुपए है। कैपिटलाइजेशन रेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब के, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर। तो आपका के 10% है और आपका आर 12% है। इसका मतलब आपका आर आपके के से बड़ा है, यानी कि आप एक ग्रोइंग कंसर्न है, आप एक ग्रोइंग कंसर्न है। हमें डिटरमाइन करना है ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट द पे आउट। ग्रोइंग कंसर्न के लिए ऑप्टिमम पे आउट कितना है? ग्रोइंग कंसर्न के लिए ऑप्टिमम पे आउट है 0%, यानी कि इनको 100% पैसा रिटेन करना चाहिए। तो सर वॉल्टर साहब ने क्या बोला? वॉल्टर साहब ने बोला P इज इक्वल्स टू डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू आर अपॉन के होल डिवाइडेड बाय के। सिंपल सा फॉर्मूला वॉल्टर साहब का। डीपीएस ऑप्टिमम पे आउट, ऑप्टिमम पे आउट 0%, यानी कि एक भी रुपए का डिविडेंड नहीं देना है। ऑप्टिमम पे आउट 0% मतलब एक भी रुपए का डिविडेंड नहीं देना है। ईपीएस आपने कमाया है 10 रुपए का, डीपीएस आपका 0 रुपीज का है। आर आपके पास 12% है और के आपके पास 10% है, डिवाइडेड बाय के 10%। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्राइस निकल कर आएगा 120। अगर कंपनी 0% पे आउट की जगह पर और कोई पे आउट फॉलो करना शुरू करती है, कंपनी अगर 0% पे आउट की जगह और कोई पे आउट फॉलो करना शुरू करती है तो प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। 120 इज द मैक्सिमम प्राइस, 120 इज द मैक्सिमम प्राइस। इससे ज्यादा प्राइस कंपनी का नहीं हो सकता। गिवन फैक्टर्स अगर सेम रहे, अर्निंग्स आर के अगर ये सेम रहे तो 120 इज द मैक्सिमम प्राइस, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा सकता। लेकिन अगर कंपनी ऑप्टिमम पे आउट फॉलो नहीं करती है तो प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। लेट्स से कंपनी अगर 25%, 50% या 75% का पे आउट ले आती है, कंपनी अगर 25%, 50%, 75% का पे आउट ले आती है तो कंपनी के प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर 25% का पे आउट होता है तो कंपनी 10 रुपए कमाती है, 25% का पे आउट करेगी, यानी कि 2.5 रुपए का डिविडेंड बांट देगी। 2.5 रुपए का डिविडेंड प्लस 10 माइनस 2.5 इंटू 12 अपॉन 10 होल डिवाइडेड बाय 10%। इसको आप जरा सॉल्व करें। 7.5 इंटू 1.2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 10%। प्राइस गिर गया, 120 से 115 आ गया। अगर कंपनी 50% का पे आउट करती है तो 10 रुपए कमाती है, 5 रुपए बांट देगी, यानी कि रिटेन कितने रुपए करेगी? 5 रुपए। अब जो रिटेन कर रही है वो कम है, यानी कि कम पैसा इंक्रीज हो पाएगा, कम पैसा इंक्रीज हो पाएगा। और अगर कम पैसा इंक्रीज हो पाएगा तो प्राइस भी गिरेगा। 5 इंटू 1.2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 10%, प्राइस आएगा 110। अगर कंपनी 75% पे आउट कर देती है, यानी कि 7.5 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो प्राइस और गिर जाएगा। कंपनी जैसे जैसे पे आउट बढ़ाती जाएगी वैसे वैसे प्राइस गिरता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी ग्रोइंग कंसर्न है। ग्रोइंग कंसर्न जितना ज्यादा रिटेन करेगी उतना ज्यादा प्राइस निकल कर आएगा। 2.5 इंटू 1.2 प्लस 7.5 डिवाइड बाय 10, प्राइस 105 हो गया।
प्राइस 105 हो गया। अगर 100% का पे आउट हो जाए, 100% का पे आउट हो जाए, मतलब रिटेन कुछ किया ही नहीं, रिटेन कुछ किया ही नहीं, तो अब इसका प्राइस कितना निकल कर आएगा? अब इसका प्राइस राजा बेटा कितना निकल कर आएगा? अब इसका प्राइस निकल कर आएगा 100। मतलब अगर 0% का पे आउट रखती है तो प्राइस निकलता है 120। 0% पे आउट के अलावा और कोई पे आउट अगर कंपनी फॉलो करना शुरू करती है तो प्राइस उसका बेटा गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। हमारे पास आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स है। अच्छा, नेट प्रॉफिट हमारे पास 30 लाख रुपए का है। नेट प्रॉफिट का मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। आपके पास 30 लाख रुपए का है। आपके पास 12% प्रेफरेंस शेयर है 100 लाख रुपए के, यानी कि प्रेफरेंस का डिविडेंड 12 लाख रुपए का है। यानी कि अर्निंग्स फॉर इक्विटी 30 लाख में से 12 लाख का प्रेफरेंस चला जाएगा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी 18 लाख की बचेंगी। कंपनी के पास 3 लाख इक्विटी शेयर है, यानी कि ईपीएस अगर आप निकालोगे तो कंपनी के पास ईपीएस 6 रुपए का निकल कर आ जाएगा। कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर 20% का है, कंपनी के पास के 16% का है, यानी कि कंपनी एक ग्रोइंग कंसर्न है। कंपनी एक ग्रोइंग कंसर्न है। कंप्यूट करना है अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट ₹42 बाय यूजिंग दी वॉल्टर मॉडल। तो अब वो क्या पूछ रहा है तुमसे कि कंपनी कितना पे आउट करे कि उसका प्राइस 42 रुपीज आ जाए। तो तुमको प्राइस कैलकुलेट नहीं करना है, प्राइस तुमको दिया हुआ है, तुम्हें यह बताना है कि कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे। तो वॉल्टर का फॉर्मूला क्या होता है? P0 या P इज इक्वल्स टू डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू आर अपॉन के होल डिवाइडेड बाय के। ठीक है, प्राइस तुमको चाहिए 42 का, डीपीएस तुमको फाइंड करना है तो मैं इसको x बोल देता हूं, ईपीएस तुम्हारा 6 रुपए का है, 6 माइनस एक्स इंटू आपके पास आर कितने का है? आपके पास आर है 20% का और के है 16%। तो 20 डिवाइड बाय 16 होल डिवाइडेड बाय 16%। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 42 इंटू 16% इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 16, 1.25 x प्लस 7.5 माइनस 1.25 x। इसको आप सॉल्व करेंगे 42 का 16%, 42 का 16% है 6.72 प्लस 7.5 माइनस 0.25x, x is equals to 7.5 minus 6.72 divided by 0.25। 3 रुपए 12 पैसे। कंपनी को डिविडेंड बांटना है, कंपनी को डिविडेंड बांटना है 3 रुपए 12 पैसे। तो पे आउट का रेशियो कितना हो गया? पे आउट का रेशियो कितना हो गया? 3 रुपए 12 पैसे का डिविडेंड देना है 6 रुपए पे। 3 रुपए 12 पैसे का डिविडेंड देना है 6 रुपए पे, यानी कि 52% का पे आउट करना पड़ेगा। कंपनी को 52% का पे आउट करना पड़ेगा तो जाके 42 रुपीज का प्राइस आएगा। अच्छा, मांगा नहीं गया है, लेकिन अगर आपसे पूछते कि ऑप्टिमम पे आउट क्या होना चाहिए, मांगा नहीं गया है, लेकिन मान लो पूछते कि साहब ऑप्टिमम पे आउट क्या होना चाहिए और प्राइस एट ऑप्टिमम पे आउट क्या होना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमम पे आउट कितना होना चाहिए और प्राइस एट ऑप्टिमम पे आउट कितना होना चाहिए, अगर आपको ये पता लगाना है तो क्या होगा? सर ग्रोइंग कंसर्न थी, ग्रोइंग कंसर्न थी, इसका मतलब इसका ऑप्टिमम पे आउट 0% का होना चाहिए। और अगर 0% पे आप प्राइस निकालोगे तो आप डीपीएस दोगे 0, 6 रुपए कमाते हो 0, 20 डिवाइड बाय 16 होल डिवाइडेड बाय 16%, 6 इंटू 1.25 डिवाइड बाय 16%। अगर आप ऑप्टिमम पे आउट फॉलो करते हो तो आपका प्राइस निकल कर आएगा 46.875। अगर आप ऑप्टिमम पे आउट फॉलो करोगे तो प्राइस निकल के आएगा आपके पास 46.875। अब इसके बाद अगला जो रिलेवेंस थ्योरी आपके पास निकल कर आता है वो निकल कर आता है गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल के अंदर दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। एक फॉर्मूला आपका ये है, एक फॉर्मूला आपका ये है, P0 इज इक्वल्स टू E1, E1 मतलब आपकी अर्निंग्स पर शेयर।
मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बी, बी का मतलब रिटेंशन परसेंटेज, बी का मतलब रिटेंशन परसेंटेज, के माइनस जी। एक तरीका ये है, और दूसरा फॉर्मूला जो आप गॉर्डन में यूज कर सकते हो वो है पी जीरो इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन के माइनस जी, डी वन अपॉन के माइनस जी। डी वन कैसे निकलता है आप लोग को ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताया जा चुका है। डी वन इज इक्वल्स टू डी जीरो 1 + जी। डी वन स्टैंड्स फॉर व्हाट? डी वन स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डी जीरो स्टैंड फॉर करंट डिविडेंड। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, प्रेफरेंस आप हमेशा इसको देना, प्रेफरेंस आप हमेशा इसको देना, क्योंकि ये मोर रिलेवेंट है और मोर लेटेस्ट है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है प्राइस निकालने का, एक फॉर्मूला तो ये वाला हो गया ईपीएस वाला, और दूसरा फॉर्मूला बाद में बर्ड हैंड इन व्यू थ्योरी दी गई थी, तो यहां से ये वाला फॉर्मूला निकल के आया। तो दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो गॉर्डन्स के अंदर, दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो गॉर्डन्स के अंदर। अच्छा, अगर मान लो कोई ग्रोथ ही नहीं है, अगर मान लो कोई ग्रोथ ही नहीं है, अगर कोई ग्रोथ नहीं है, तो उस केस में आपका प्राइस कैसे निकलेगा? उस केस में आपका प्राइस निकलेगा D/K। अगर आपके पास ग्रोथ है, कांस्टेंट ग्रोथ है, अगर कांस्टेंट ग्रोथ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आप गॉर्डन्स मॉडल लगाएंगे। अगर आपके पास कांस्टेंट ग्रोथ है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? गॉर्डन्स मॉडल लगाएंगे, यानी कि P जीरो इज इक्वल्स टू D1/K-G। और अगर वेरिएबल ग्रोथ है, तो जब तक आपकी ग्रोथ कांस्टेंट नहीं हो जाती, तब तक आप गॉर्डन्स मॉडल नहीं लगाएंगे। अभी इसके ऊपर थोड़ी देर बाद आते हैं। जल्दी से सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए। एक्स लिमिटेड एक नो ग्रोथ कंपनी है, 5 रुपए का डिविडेंड दे रही है। इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, कंप्यूट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। बच्चों वाला सवाल, ग्रोथ है ही नहीं, तो डी यानी कि 5, के यानी कि 10%, 5 को 10% से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? आपके पास पी जीरो निकल कर आ जाएगा। अगर कांस्टेंट ग्रोथ है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? D1/K-G वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, इसकी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है ऑफ 10 ईच। इट डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स करंट डिविडेंड ऑफ 20% पर एनम। इन्होंने 20% पर एनम का करंट डिविडेंड दिया है। करंट डिविडेंड का मतलब D0, मतलब D0 10 रुपए का 20%, 10 रुपए जो इसकी फेस वैल्यू है। हमेशा डिविडेंड और इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे मिलता है, तो 20% का अगर हमने डिविडेंड दिया है तो 10 का 20%, 2 रुपए का डिविडेंड दिया है, और ये D0 है हमारे पास। आपका एनुअल ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 2%, आपकी ग्रोथ रेट 2% की है, यानी कि आपका D1 कितना होगा? 2 1 प्लस 0.02, 2 रुपए में 2%, यानी कि आपका डिविडेंड एक्सपेक्टेड है 2 रुपए 4 पैसे का। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इज 15%, यानी कि आपको के 15% की दे रखी है। तो आपको सिंपल P0 निकालना है, D1/K-G। D1 में आपको 2.04 रख देना है, के में आपको 15% रख देना है, और ग्रोथ में आपको 2% रख देना है। तो 2.04 को 13% से डिवाइड कर देना है, आपके पास प्राइस निकल कर आ जाएगा 15.6। प्राइस आपके पास निकल कर आ जाएगा बेटा 15.69 रुपए। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल ग्रोथ रेट की। वेरिएबल ग्रोथ रेट क्या होता है? कि आपकी ग्रोथ रेट वेरी कर रही है, और जब आपकी ग्रोथ रेट वेरी कर रही है, फॉर एग्जांपल अगले 2 साल तक आपकी ग्रोथ रेट 10% रहेगी, फिर उसके अगले 2 साल तक आपकी ग्रोथ 8% रहेगी, फिर आपकी ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी 6% पे। तो अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो है कि कुछ ईयर्स तक ग्रोथ अलग है, फिर कुछ ईयर्स तक ग्रोथ अलग है, और फिर वो स्टेबल होगी, ऐसा अगर सीन आता है, तो इस केस में हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं शेयर की। इंट्रिंसिक मतलब वैल्यू मतलब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स निकालते हैं। तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड होती है, उसे हम लोग प्राइस डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप लोग को लास्ट डिविडेंड जो दिया गया, आपको जो लास्ट डिविडेंड दिया गया वो दिया गया 10 रुपए का। आपकी ग्रोथ अगले 2 साल लेट से 10% की है, आपकी ग्रोथ उसके अगले 2 साल लेट सपोज 8% की है,
एंड देन आपकी ग्रोथ 5th ईयर टू इंफिनिटी आपकी ग्रोथ रेट 6% हो जाएगी, राइट? ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। और हमारा जो इन्वेस्टर है उसको अपने पैसे पे रिटर्न चाहिए 12% का। तो आपको क्या करना है, आपको प्राइस कैलकुलेट करना है। ये ग्रोथ कैसी है, वेरिएबल, पहले कुछ साल हाई, देन थोड़ी सी लो, देन आपकी स्टेडी ग्रोथ रेट 6% की। ऐसा अगर सिनेरियो आएगा तो आप क्या करोगे, आप अपने फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है आपको, ईयर 1 2 3 4 एंड फिर से 4, क्योंकि 5th ईयर ऑनवर्ड्स आपकी ग्रोथ रेट क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। तो 1 2 3 4 एंड फिर से 4। अभी समझा रहा हूं। कैश फ्लो, आपके पास फर्स्ट ईयर में कितने रुपए का डिविडेंड आएगा? सर कंपनी ने लास्ट डिविडेंड 10 रुपए का दिया था, डिविडेंड 10% से ग्रो करेगा, यानी कि पहले साल मेरे पास 11 रुपए का डिविडेंड आएगा। दूसरे साल मेरे पास कितने रुपए का डिविडेंड आएगा? दूसरे साल 10% से ग्रो करेगा, मेरे पास 12 रुपए 10 पैसे का डिविडेंड आएगा। फिर मेरा डिविडेंड 8% से ग्रो करेगा, मेरे पास 13.068 रुपीस का डिविडेंड आएगा। फिर मेरा डिविडेंड 8% से ग्रो करेगा, 14.11 रुपीस का मेरे पास डिविडेंड आएगा। अब 5th ईयर ऑनवर्ड्स मेरी ग्रोथ कांस्टेंट हो गई है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब फॉर्मूला पुट करूंगा। मैं प्राइस एट 4th ईयर एंड निकालूंगा, प्राइस एट 4th ईयर एंड निकालूंगा, और प्राइस एट 4th ईयर एंड निकालने के लिए मैं D5 का इस्तेमाल करूंगा। 5th ईयर में मुझे कितना डिविडेंड मिलना है, इसको मैं डिवाइड करवाऊंगा KE माइनस G से, ठीक है? तो P4 इज इक्वल टू D5। D5 में मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा सर, जितना 4th ईयर में डिविडेंड मिला था मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G डिवाइडेड बाय KE माइनस G। आपको लास्ट डिविडेंड मिला है 14.11। आपकी ग्रोथ रेट अब 6% पे आ चुकी है। इन्वेस्टर को अपने पैसे पे 12% का रिटर्न चाहिए, ग्रोथ 6% की चल रही है। आपके पास 249.33 आ रहा है। This 249.33 is what? This 249.33 is present value of future dividends from 5th year to infinity। 5th ईयर टू इंफिनिटी। और ये प्रेजेंट वैल्यू कब निकली है, ये प्रेजेंट वैल्यू अभी 4th ईयर के एंड पे निकली है। हमें इस वैल्यू को अभी 0 ईयर पे लेकर आना पड़ेगा, ठीक है? तो 249.33 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप निकालोगे जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उस रेट से। इन्वेस्टर को 12% का रिटर्न चाहिए, तो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी 12% के यूज करेंगे। 1 डिवाइड बाय 1.12, 0.893, 0.893 0.797, 0.711, 0.636, 0.636, ठीक है? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 का मल्टीप्लाई 0.893 से 9.823, 12.1 का मल्टीप्लाई 0.797 से 9.643, 13.068 का मल्टीप्लाई 0.711 से 9.29, 14.11 का मल्टीप्लाई 0.636 से 8.97, 249.33 का मल्टीप्लाई 0.636 से 158.60। इनको प्लस कर लीजिए, 8.97, 9.29, 9.643, 9.823, 196.30। तो आपके पास जो P0 निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 196.30। इसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर भी बोलते हैं, इसे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर भी बोलते हैं, राइट? तो इसको बोलते हैं वेरिएबल ग्रोथ रेट। आप गॉर्डन्स मॉडल वाला फॉर्मूला तब पुट करते हो, आप गॉर्डन्स मॉडल वाला फॉर्मूला तब पुट करते हो जब आपकी ग्रोथ क्या हो जाती है, जब आपकी ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है।
ध्यान रखिएगा जब आप ये फॉर्मूला पुट कर रहे हो तो आपके पास प्राइस फोर्थ ईयर के एंड का आ रहा है, P0 नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने उसको P4 पे लिखा है, इसीलिए मैंने उसको ईयर 4 पे लिखा है। P4 को मैंने कहा लिखा हुआ है, ईयर 4 पे, राइट। अगर पहले पढ़ा हुआ है तो बेटा एक एक चीज समझ में आई होगी, लेकिन अगर पहले नहीं पढ़ा है तो कसम से सब कुछ बाउंसर लग रही होगी, राइट। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। A firm had paid a dividend of ₹2 per share last year, यानी कि आपको D0 दिया हुआ है। The estimated growth rate from the company is estimated to be 5% per annum, तो आपको G 5% का दिया हुआ है। डिटरमाइन करना है एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इफ द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड राइजेस टू 8%, तो 5% पे निकालना है। अगर ग्रोथ रेट 8% की होगी तो प्राइस कितना होएगा, और ग्रोथ रेट अगर 3% पे आ जाएगी तो कितना आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड आउट द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर गिवन दैट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर इज 15%। तो आपको ये क्वेश्चन 3 बार सॉल्व करना है, एक बार जी को 5% लेके, एक बार जी को 8% लेके, और एक बार जी को 3% लेके। जब आपका जी 5% होगा तो आपका D1 2 में प्लस 5%, आपका D1 2.10 होगा। जब ग्रोथ रेट 8% की होगी तो आपका D1 2.16 होगा। जब ग्रोथ रेट 3% की होगी तो आपका D1 2.06 का। सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ये वाला, मुझे पता है। आओ अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल मॉडल की। यहां से इंस्टीट्यूट कभी कुछ नहीं पूछता है, केवल और केवल फॉर्मूला दिया है, रट के चले जाओ, कहां पर कौन सी चीज आती है वो समझ लेना। ग्राहम एंड डॉड मॉडल, ग्राहम एंड डॉड मॉडल, ग्राहम एंड डॉड मॉडल क्या बोलता है, P इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाइड बाई D प्लस E अपॉन 3, M मल्टीप्लाइड बाई D प्लस E अपॉन 3। अब इसमें M का मतलब क्या है, M का मतलब है मल्टीप्लायर, E का मतलब क्या है EPS, D का मतलब क्या है DPS, P का तो मतलब प्राइस है ही। तो सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया। ग्राहम एंड डॉड ने आपको सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया, P इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लायर D प्लस E अपॉन 3। द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इज 30, मतलब E आपके पास 30 है। कंपनी पे आउट करती है 60%, 30 का 60% इज 18 एंड द मल्टीप्लायर इज 2। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन रहेगा, 30/3 प्लस 18 इंटू 2। आपका प्राइस निकल के आ जाएगा 56 रुपीज। प्राइस आपके पास निकल के आ जाएगा 56 रुपीज। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इक्विटी ऑफ M लिमिटेड इज गिवन। मार्केट प्राइस गिवन है 58.3, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है 5, मल्टीप्लायर दिया हुआ है 7। अकॉर्डिंग टू ग्राहम एंड डॉड मॉडल हमें क्या कंप्यूट करना है, EPS कंप्यूट करना है ग्राहम एंड डॉड मॉडल से। तो P इज इक्वल्स टू M प्लस D प्लस E अपॉन 3, ठीक है ना। P हमको पता है 58.33 है, M हमको पता है, M हमको पता है 7 है, D हमको पता है 5 है, E हमको पता नहीं है। इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो 58.33 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 15 प्लस E अपॉन 3। इसको और फर्दर सॉल्व कर लें, 15 प्लस E इज इक्वल्स टू 3 इंटू 58.33 डिवाइडेड बाय 7। E इज इक्वल्स टू 58.33 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7, 24.99, मतलब 25 माइनस 15, यानी कि EPS आपके पास 10 रुपए का निकल कर आ जाएगा। EPS आपके पास 10 रुपए का निकल कर आ जाएगा। अब अगला मेथड ट्रेडिशनल के अंदर आता है लिंटर मॉडल। लिंटर मॉडल ने क्या फॉर्मूला दिया, लिंटर मॉडल ने फॉर्मूला दिया कि अगर आपको करंट डिविडेंड निकालना है D1 तो ये कैसे निकलेगा, D0 पकड़ा जाएगा, EPS के साथ टारगेट पे आउट का मल्टीप्लाई करके D0 माइनस कर दिया जाएगा, मतलब कि रिटेन्ड अर्निंग निकाल ली जाएगी। और इसमें AF का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। AF क्या है, AF है आपका एडजस्टमेंट फैक्टर। तो फॉर्मूला उसने क्या दिया, फॉर्मूला उसने कहा कि जो D1 होगा वो किसके बराबर होगा, D0 प्लस EPS मल्टीप्लाइड बाय टारगेट पे आउट माइनस D0 इंटू AF।
ठीक है, तो अब आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड 9 रुपए 80 पैसे का गिवन है, आपको एडजस्टमेंट फैक्टर 45% का गिवन है, पे आउट रेशियो 60% का गिवन है, ईपीएस 20 रुपीज का गिवन है। तो 20 का 60% माइनस 9.80 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर 45%, तो 20 का 60% इज 12, 12 का माइनस 20 का 60% इज 12, 12 का माइनस 9.80 इंटू 0.45 प्लस 9 रुपए 80 पैसे, 10.79 रुपीज का डिविडेंड निकल कर आ जाएगा। 10.79, केवल और केवल फॉर्मूला समझ लेना, आपका काम हो जाएगा। मिसलेनियस इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या कह रहा है? आरएसटी लिमिटेड के पास कैपिटल है बेटा 10 लाख रुपए की इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, 10 लाख रुपए की कैपिटल है, 100 रुपए ईच की। द शेयर्स आर करंटली कोटेड एट पार, द कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द रिस्क क्लास ऑफ विच द कंपनी बिलोंग इज 12%, यानी कि केई आपको दिया हुआ है। डिविडेंड का जब भी क्वेश्चन आएगा वहां पे कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब केई होगा। कंप्यूट करना है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर if dividend is not declared, if the dividend is declared, assume that company pays the dividend, assume that company pays the dividend and has the net profit of 5 lakh rupees and makes a new investment of 10 lakh rupees, calculate the number of new share to be issued using the mm model। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, mm मॉडल आपको लगाना है। आपके पास एग्जिस्टिंग में 10 लाख रुपए की इक्विटी है और हर शेयर 100 रुपए का है, इसका मतलब आपके पास 10,000 शेयर्स अभी एग्जिस्टिंग में है। एग्जिस्टिंग में आपके पास अभी 10,000 शेयर्स हैं, हमारे पास के 12% का है, कंपनी प्रपोज कर रही है डिक्लेयर करने के लिए डिविडेंड 10 रुपए का, करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए का है। तो अगर हमें P1 निकालना है, अगर हमें P1 निकालना है, डिविडेंड नहीं दिया है, तो 100 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.10, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 12% है, 0.12 माइनस 0, तो अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे तो प्राइस 120 निकलेगा, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो प्राइस आपका 110 रुपए निकलेगा। तो अगर आप ओहो 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 माय मिस्टेक, ये 112 होगा, मैंने 20% से सॉल्व कर दिया, और ये 102 होगा, 112 होगा और 102 होगा, ठीक है। तो अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी तो 112 रुपए, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो 102 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर अगर कंपनी डिविडेंड देती है और कंपनी के पास 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, तो आप कितने नए शेयर इशू करोगे एमएम मॉडल के अंदर? तो भाई सिंपल सा फंडा है, मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके बता देता हूं। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, कंपनी के पास अर्निंग्स है 5 लाख रुपए की, इसमें से आप डिविडेंड माइनस कर दो, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं, हर शेयर पे अगर कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड देती है तो 1 लाख रुपए का डिविडेंड दे देगी, यानी कि आपके पास जो रिटेन्ड अर्निंग इन्वेस्टमेंट के लिए बची है वो यहाँ पे 4 लाख की बची है, यहाँ पे आपके पास 5 लाख की बची है। प्रोजेक्ट जो आपको लेना है वो 10 लाख रुपए का है, यानी कि आपको जो फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, जो आपको फंड्स रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे 6 लाख रुपए के अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, तो 5 लाख रुपए के अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हो तो। अब इसको आप डिवाइड करा दोगे प्राइस से, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हो तो प्राइस 112 का है, और डिविडेंड अगर डिक्लेयर करते हो तो प्राइस 102 रुपए का है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है, नंबर ऑफ शेयर निकल कर आ जाने हैं। क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ फर्म मांगी नहीं गई है, लेकिन अगर आप निकालोगे तो मैं पहले से आपको बता दूं कि वो 10 लाख रुपए की निकलेगी, मैं पहले से आपको बता दूं वो 10 लाख रुपए की निकलेगी। ठीक है, अगर आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालिएगा, आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालिएगा, और निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 10 लाख आ रही है कि नहीं।
कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि 10 लाख रुपए आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, 5882.35 आ रहा है, मतलब कि 58083 शेयर्स अप्रॉक्स। ओके, इजी क्वेश्चन था। इलस्ट्रेशन नंबर 12, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मेसर्स XY लिमिटेड। अर्निंग्स ऑफ द कंपनी 5 लाख रुपए की है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% का है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग हमारे पास 1 लाख रुपए के हैं, सॉरी 1 लाख शेयर्स हैं। यानी कि अगर आप ईपीएस की बात करेंगे तो आपका ईपीएस कितना आ जाएगा, 5 लाख को 1 लाख शेयर से डिवाइड करा दिया जाएगा, आपके पास ईपीएस 5 रुपए प्रति शेयर निकल कर आ जाएगा। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि के 12% है और आर आपके पास 15% है, यानी कि कंसर्न ग्रोइंग कंसर्न है। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर बताना है वॉल्टर का, वॉल्टर का मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर बताना है। कंपनी 60% का डिविडेंड दे देती है, 5 रुपए कमाती है, 60% का डिविडेंड दे देती है, यानी कि 3 रुपए का डिविडेंड दे देती है। 5 रुपए कमाती है, 3 रुपए का डिविडेंड दे देती है। आर है 15 और के है 12। इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 15 डिवाइड बाई 12 प्लस 3 5.5 5.5 डिवाइड बाई 12। आपके पास प्राइस निकल के आ जाएगा 45.833। ठीक है, अभी आपका प्राइस निकल कर आ रहा है 45.833। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर कितना है और उस पे आपका मार्केट प्राइस कितना निकल कर आएगा। कंपनी ग्रोइंग कंसर्न है, आपका पे आउट होना चाहिए 0%, और अगर आप 0% पे आउट पे प्राइस निकालोगे तो 0 + 5 - 0 इंटू 15 डिवाइड बाई 12 होल डिवाइडेड बाई 12%, 5 इंटू 15/12 डिवाइडेड बाई 12%। आप प्राइस निकालोगे तो प्राइस निकल के आएगा 52.0833, 45.833 52.0833। ठीक है, 45.83 52.0833। टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डिफरेंट फर्म्स, दैट इज ग्रोथ, नॉर्मल, डिक्लाइनिंग कंसर्न, कैलकुलेट द शेयर प्राइस यूजिंग द गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन मॉडल के हिसाब से आपको आंसर बताना है। आपके पास आर रेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, बी 15% का दिया हुआ है, नहीं आर मतलब रिटर्न दिया हुआ है, सॉरी आपको आर मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 15%, 10%, 8%। के ही आपको गिवन है 10%, 10%, 10%। आपको ईपीएस दिया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है, और 1 - बी पे आउट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप जी निकाल लो। इस क्वेश्चन में आप जी निकाल लो। जी कैसे निकालोगे, जी निकालोगे आर के साथ आप मल्टीप्लाई करा दोगे बी का, आर के साथ आप मल्टीप्लाई करा दोगे बी का, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 9%, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 6%, 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 4.80%। अब आपको ईपीएस पता है, आपको ईपीएस पता है, आपको रिटेन्ड अर्निंग का परसेंटेज पता है। दो तरीके से आप गॉर्डन मॉडल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप सब केसेस में D0 पता लगा लो, सब केसेस में आप D0 पता लगा लो, फिर D1 निकाल के D1/K - G वाला फॉर्मूला पुट कर दो। या फिर आप सिंपल, अगर आपको ईपीएस दे रखी है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा दो, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय 1 - b/K - BR। तो पहले वाले केस में 10 का मल्टीप्लाई 0.4 से, 10 1 - 0.60, के आपके पास गिवन है 10% की, ग्रोथ आपके पास गिवन है 9% की। यहाँ पे 4 को 1% से डिवाइड कर दोगे, आपके पास प्राइस निकल के आएगा 400। दूसरे वाले केस में आपके पास ईपीएस है 10 का, 1 - 0.60, खेल केवल ग्रोथ में होने वाला है, 10% - 6%, 4 का डिवाइडेड बाय 4% से करा दो, प्राइस निकल के आ जाएगा 100। तीसरे वाले केस में 10 रुपए का ईपीएस है, 1 - 0.60, 10% - 4.80%, यानी कि 4 रुपए का डिवीजन 5.2% से करा दो, 76.92 रुपीज, 76.92 रुपीज। दूसरा तरीका था आपके पास, दूसरा तरीका था आपके पास कि आप कैसे फॉर्मूला सॉल्व कर लो, आप कैसे सॉल्व कर लो, आप सॉल्व कर लो
अपने नॉर्मल तरीके से मतलब कैसे, D1 के थ्रू। क्लियर हो जाएगा एवरीवन, हो जाएगा। अब इसी में वो आगे बोल रहा है कि अगर हम रिटेंशन रेशियो को 60% से 40% पे कर दे तो आपका आंसर कैसे बदल जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, रिटेंशन रेशियो अगर 60% से 40% पे आएगा तो मतलब पे आउट 60% होना शुरू हो जाएगा। आप अभी 4 रुपए का डिविडेंड पे कर रहे थे, क्योंकि आप 60% रिटेन कर रहे थे तो आप 40% का पे आउट कर रहे थे, तो आप 4 रुपए का डिविडेंड दे रहे थे। अब अगर मैं उल्टा कर दूं, 40% रिटेन कर रहे हो और 60% पे आउट कर रहे हो, तो आपका डिविडेंड 6 रुपए का हो जाए। डिविडेंड अगर 6 रुपए का हो जाएगा तो 6 का डिवीजन, ग्रोथ बदल जाएगी, ग्रोथ बदल जाएगी, ठीक है। ग्रोथ बदल जाएगी तो आपका प्राइस भी बदल जाएगा, नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो इन केस ऑफ आदित्य लिमिटेड। आपके पास ईपीएस गिवन है राजा बेटा 60 रुपीज का, आपके पास कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि के गिवन है 15% की, आपके पास आर गिवन है 25% का, पे आउट रेशियो यानी कि 1-B आपको गिवन है 30% का। कंप्यूट करना है आपको प्राइस पर शेयर यूजिंग दी वॉल्टर मॉडल। तो आपको प्राइस निकालना है एज पर वॉल्टर मॉडल। तो सिंपल सा है सर, P इज इक्वल्स टू DPS। आप अगर 60 रुपए कमाते हो और 30% आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मतलब आप DPS देते हो 18 रुपए की, यानी कि आप 42 रुपीज रिटेन करते हो। आपका R है 25 और आपका K है 15। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है सिंपल तरीके से। 42 इंटू 25 डिवाइड बाई 15 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 15%। ये आपके पास 586.67 प्राइस निकल कर आ जाए। 586.67 आपके पास प्राइस निकल कर आ जाएगा। अब यहां पे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पर शेयर एज पर गॉर्डन मॉडल। जैसे वॉल्टर ने कंसर्न को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वैसे ही गॉर्डन ने भी कंसर्न को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ग्रोथ, डिक्लाइनिंग और स्टेबल। राइट, दैट मींस कि अगर आपका आर ग्रेटर देन के है, आपका आर अगर ग्रेटर देन के है तो हमेशा आपको 100% रिटेन करना है। 100% रिटेन करना है, मतलब आपका DPS 0 होना चाहिए, बोले तो आपका पे आउट हमेशा 0% होना चाहिए। तो जब भी अगर आपका आर के से बड़ा है, मतलब कि आप ग्रोइंग कंसर्न हो, और ग्रोइंग कंसर्न को हमेशा अपना पे आउट कितना रखना चाहिए, 0। एज पर गॉर्डन मॉडल अगर आपका आर के से ज्यादा है तो आपका ऑप्टिमम पे आउट निकल के आता है 0। राइट, तो इसी के साथ हमने सारे इलस्ट्रेशंस कवर अप कर लिए हैं। जल्दी से एक बार टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि वो वाले क्वेश्चन सारे इजी हैं और आप लोग कर लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। वैसे तो आई थिंक बेटर रहेगा कि आप लोग खुद कर लो, बेटर रहेगा कि आप इसे खुद से करो, क्योंकि अगर सब कुछ हम ही कराएंगे तो फिर आप क्या करोगे। इजी क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, सारे कॉन्सेप्ट आपको मेरे हिसाब से रिकॉल हो गए हैं। आप करने पे आओगे तो आप आराम से इसे कर लोगे। राइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।